गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में सीखेंगे इंटीग्रेशन। तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब ये है कि आपने किसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके कोई रिजल्ट लाया होगा, उसी रिजल्ट को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे थे। जैसे आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो कह सकते हैं कि 1/x को इंटीग्रेट कर देंगे, 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। इंटीग्रेशन is just inverse process of differentiation। तो ये तो समझ में आ गया कि ये जस्ट इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन में हम करते क्या हैं और क्यों करते हैं इंटीग्रेशन, क्या जरूरत पड़ गई इंटीग्रेशन की, वो मैं बताने जा रहा हूं। ये कोई स्क्वायर है, ये कोई रेक्टेंगल है। स्क्वायर का साइड लेंथ ए, रेक्टेंगल का साइड लेंथ ये। अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो तुम बहुत ही आसानी से बताओगे इसका एरिया, a इंटू ए स्क्वायर। इसका मैं एरिया अगर पूछूं तो तुम बोलोगे 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर। तो एरिया बहुत आसानी से बता रहे हो क्योंकि ये स्टैंडर्ड शेप है और स्टैंडर्ड शेप का तुम एरिया फाइंड करना जानते हो। अगर मैं ये कह दूं ये एरिया फाइंड करके दिखाओ, अगर मैं बोल दूं कि ये एरिया फाइंड करो, ये एरिया, तो क्या तुम इस एरिया को फाइंड करने के कंडीशन में हो अभी के स्थिति से? जैसा कि जो तुम जानते हो स्टैंडर्ड शेप का एरिया फाइंड करना, तो क्या तुम इस शेप का एरिया फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ऐसे शेप का, ये स्टैंडर्ड शेप है ही नहीं और नॉन स्टैंडर्ड शेप का तुम्हें एरिया फाइंड करना नहीं सिखाया गया है। इंटीग्रेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसे ही शेप का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो इंटीग्रेशन में सीखेंगे वो नॉन स्टैंडर्ड शेप का एरिया फाइंड करना। फाइनली हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन में हम लोग क्या सीख रहे हैं, एरिया। अब एरिया का मतलब ये नहीं होता कि डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस ही। एरिया का मतलब है दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट। यहां पर दोनों फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, ये भी लेंथ है, यहां ये भी लेंथ है। लेकिन फिजिक्स में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग जो एरिया फाइंड करेंगे वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का आएगा। जैसे मान लो ये आ जाए VT का एरिया, VT का एरिया, तो ना ये डिस्टेंस है ना ये डिस्टेंस है। तो एरिया फाइंड करने का मतलब ये नहीं कि डायमेंशन में ये भी डिस्टेंस हो ये भी डिस्टेंस हो। VT ग्राफ का एरिया, VT ग्राफ का एरिया, AT ग्राफ का एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, ये बात तो क्लियर हो गया कि एरिया फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग। अब एरिया डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस का भी हो सकता है और वेलोसिटी इंटू टाइम का हो सकता है, एरिया एक्सेलरेशन इंटू टाइम का हो सकता है। तो ये बात क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन में हम लोग एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। कैसे करते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैसे करते हैं। मैं एक स्टैंडर्ड शेप दे रहा हूं, तुम जानते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई मैं एक स्टैंडर्ड कर्व दे रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं जनरल कर्व भी ले सकता हूं, लेकिन तुम इसके बारे में पहले से जानते हो क्योंकि मैंने पहले से सिखा दिया है इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। मैं अभी क्या करता हूं, निगेटिव साइड वाले ग्राफ को निगलेक्ट करता हूं, इसको मैं नहीं लेता अभी। अब मैं क्या चाहता हूं, एक्स एक्सिस ये कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस कर्व के बीच का मैं एरिया फाइंड करना चाहता हूं। इसके और इसके बीच का एरिया कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू एक्स नॉट तक, यानी कि मैं ये एरिया फाइंड करना चाहता हूं। अब कैसे ये फाइंड करूंगा, कोई स्टैंडर्ड शेप तो ये है नहीं। तो मैं क्या करता हूं, एक जनरल पोजीशन लेता हूं x इक्वल टू एक्स। ये जनरल पोजीशन पर x पोजीशन पर y कितना, एक्स स्क्वायर, y कितना एक्स स्क्वायर। इस y का वैल्यू मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, एक और पोजीशन लेता हूं यहां, इसको मैं बोल रहा हूं x इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स क्या है, ये क्वांटिटी है, ये डेल्टा एक्स है। एक्स में मैंने कुछ और जोड़ दिया तो पहुंच गया पोजीशन पर क्या, डेल्टा एक्स, और जोड़ा तो पहुंच गया पोजीशन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वाई का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो यहां पर का वाई क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अभी भी दिख रहा कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं है, ये स्टैंडर्ड शेप नहीं है, तो इसका एरिया अभी हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे करूं, इसको यहां मिला दूं, तो मुझे दिख रहा ये कैसा शेप, रेक्टेंगुलर। तो ये हाइट अपने को पता है y और ये पता है डेल्टा x। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया y डेल्टा x। लेकिन देखो तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला एरिया ये एरिया है, कर्व एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है, क्योंकि ये एरिया नहीं इंक्लूडेड है इसमें, ये वाला एरिया इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं इस डेल्टा एक्स का वैल्यू डिक्रीज कर दूं, कम कर दो, इसका वैल्यू कम कर दिया, तो जो एरिया मेरा छूट रहा था वो देखो कम वैल्यू छूट रहा, पहले ज्यादा छूट रहा था, अब कम छूट रहा है। मैं इस डेल्टा एक्स को और कम करता हूं, देखो तो जो मैं y इंटू डेल्टा एक्स अब इसको कर रहा हूं, तो अब
अब देखो तो y इंटू डेल्टा एक्स करूंगा तो जो एरिया छूटेगा वो बहुत कम छूटेगा। अगर मैं इस क्वांटिटी को जो बढ़ा x से ज्यादा मैंने लिया डेल्टा x, इस डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल्टा x टेंस टू जीरो, मतलब ये बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा कैसा? बल्कि इससे भी छोटा कर सकते हैं। बहुत छोटा क्वांटिटी है ये, बहुत छोटा क्वांटिटी है। तो देखो तो x और x प्लस डेल्टा एक्स जो इतना डिस्टेंस पर दिख रहा है, अगर मैं इसको टेंस टू जीरो कर दूं तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज हो जाएगा। ये वाला पॉइंट इसके बहुत ही क्लोज आएगा, इतना क्लोज कि तुम्हें नेकेड आई से दिखेगा भी नहीं दिखेगा। फिर भी मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस दिखा रहा हूं। ये पोजीशन x और ये पोजीशन x प्लस डेल्टा x, ये मैंने इतना जो गैप दिखाया ये गैप भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें दिखना चाहिए कुछ, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है। इसको टेंस टू जीरो करने पर ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट, एक ही लाइन दिखेगा तुम्हें। ये दो अलग अलग लाइन नहीं दिखेंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें क्लियरली दिखे इसलिए मैंने इतना डिस्टेंस पर दिखाया है। अब देखो तो जब मैं डेल्टा एक्स को टेंस टू जीरो कर दूंगा तो दोनों का y हाइट बराबर हो जाएगा। दोनों का y हाइट बराबर हो जाएगा तो शेप तुम्हारा कैसा बन जाएगा? रेक्टेंगुलर। ये शेप बन जाएगा रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर शेप का तुम एरिया फाइंड करना जानते हो। अब तुम बोल सकते हो कि ये वाला एरिया y डेल्टा एक्स है और इसमें कुछ एरिया छूट भी नहीं रहा, क्योंकि दोनों हाइट अप्रोक्सीमेटली करीब करीब इक्वल है। तो जो एरिया छूट रहा है वो नहीं के बराबर ही छूट रहा है। अब मैं ऐसा एरिया, बहुत सारे एरिया बनेगा, ये एरिया बनेगा, ये एरिया बनेगा, ये एरिया बनेगा। तो मैं दूर दूर पर दिखा रहा हूं, y डेल्टा एक्स, 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 ऐसा मुझे इनफाइनाइट एरिया मिलेगा। क्योंकि देख लो ये जो डिस्टेंस है दो के बीच का वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। तो ऐसा बहुत सारे तुम्हें छोटा छोटा एरिया मिलेगा y डेल्टा एक्स, y डेल्टा एक्स का। और सारे एरिया को मैं ऐड कर दूंगा तो जो मैं एरिया फाइंड करना चाहता हूं वो एरिया मैं फाइंड कर लूंगा। अब मैं एक सिंपल सा मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन करता हूं। समेशन ऑफ n, n इक्वल टू 1 टू n, इसका मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस n। इसको बोलते हैं समेशन। अब मुझे यहां से यहां तक का एरिया फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एरिया मैं लिख रहा हूं। सारे एरिया का समेशन करना अपने को, सारे एरिया का समेशन करना था। एक जनरल एरिया में लिखता हूं और सबको मैं इस तरह से दिखा दूंगा समेशन के फॉर्म में। सारे एरिया को जोड़ना अपने को, क्योंकि सारे छोटे छोटे एरिया जोड़ूंगा तभी पूरा एरिया बनेगा। तो मैं इस एरिया को लिखता हूं और इसका मैं समेशन लिख दूंगा, मतलब सारे छोटे छोटे एरिया का सम। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया, जिसको मैं ए भी लिख सकता हूं, एरिया ए इक्वल टू क्या आएगा, y डेल्टा x। यहां पर x का लिमिट कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक मुझे एरिया चाहिए, 0 से लेके x इक्वल टू x नॉट तक। x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू x नॉट तक। तो
यही एरिया मुझे फाइंड करना है। कहां से कहां तक का? x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू x0 तक। इस पूरे टर्म को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है? इसी सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसी सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इसको बोलने का तरीका है y dx। अच्छा, यहां पर जो डेल्टा x है वो मैंने लिया क्या है? टेंस टू 0। तो यहां पर लिख देता हूं मैं लिमिट। इसको लिखने का तरीका है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अब इस पूरे टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका है y इंटू डी एक्स। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे रीड करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। तो जिस पर डिपेंड करे उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। और यहां पर लिमिट क्या है? x इक्वल टू x का लिमिट किसका पुट करते हैं? जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। तो यहां पर x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू x0। इसको रीड क्या करते हैं? इसको रीड क्या करते हैं? रीड एज इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में इसलिए क्योंकि y x पर डिपेंड कर रहा है। अगर y t पर डिपेंड कर रहा होता y, तो मैं t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा होता। तो अगर ये इक्वेशन होता तो मैं x की जगह t कर देता। ये बात क्लियर हो गया? तो ये जिस पर डिपेंड करे उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो ये तो क्या रीड कर रहे हैं इसको? ये सिंबल के साथ क्या रीड करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हैविंग अपर लिमिट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट x0, लोअर लिमिट 0। ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट तुम x0 लिख सकते हो। डायरेक्ट यहां 0 लिख सकते हो। मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि तुमको क्लियर हो कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी का लिमिट लिखते हैं। तो 0 से x0 तक एरिया चाहिए था अपने को, तो 0 से x0 तक इंटीग्रेट किया मैंने। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। हैविंग अपर लिमिट x0 एंड लोअर लिमिट 0। तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया फाइंड करना होता है दो फिजिकल क्वांटिटी का। यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी, ये भी डिस्टेंस अभी के अकॉर्डिंग, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। देखो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डेल्टा इसको dx जो मैं लिख रहा हूं dx, अगर डेल्टा x मतलब x में चेंजिंग भी, अगर ये x नंबर है तो चेंज इन x भी नंबर ही होगा। अगर ये क्वांटिटी 0 के बहुत ही क्लोज हो, बहुत छोटा हो, तो इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा x को लिख सकते हैं dx। तो ये बहुत छोटा क्वांटिटी हो जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं dx। ये अपने आप में बता रहा है कि x में चेंजिंग है, लेकिन वो चेंजिंग वेरी स्मॉल है। तो ये बात क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, उसका अपर लिमिट, लोअर लिमिट। और इंटीग्रेशन से अपने को मिलने जा रहा है क्या? एरिया।
फाइनली मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही जानना है कि इंटीग्रेशन में एरिया फाइंड करते हैं और कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो अभी मैं सिखाऊंगा। अब इंटीग्रेशन करते कैसे हैं वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सपोज y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n, n कोई नंबर है, कांस्टेंट हो सकता है, n कांस्टेंट है, x रेज़ टू पावर n। तो देखो तो y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, तो y को x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। अपने को मान लो फाइंड करना रह गया, लिख देगा इंटीग्रेशन i इक्वल टू y dx, इंटीग्रेशन i इक्वल टू y dx, और y का वैल्यू कितना, x के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि y x पर डिपेंड कर रहा है, तो y की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं x रेज़ टू पावर n dx। इसी का आपने को फार्मूला लिखना है। इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, किसको इंटीग्रेट करना है, x रेज़ टू पावर n को इंटीग्रेट करना है, तो जिसको इंटीग्रेट करना है उसको लिखो, लिख दिया, लेकिन पावर में एक जोड़कर, और जो पावर तुम लिखे हो उसी पावर से डिवाइड कर दो। ये है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको लिखो, लेकिन पावर 1 ऐड करके, और जो पावर है उसी पावर से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया। यहां इंटीग्रेशन हो गया। अब यहां पर एक कंडीशन है माइनर सा, वो कंडीशन क्या है वो तुम पहले से जानते हो कि कभी भी डिनोमिनेटर को हम लोग जीरो नहीं करते। अगर मैं n का वैल्यू -1 कर दूं तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और हम जीरो करना नहीं चाहते, इसलिए n का वैल्यू हम लोग -1 नहीं लेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या कंडीशन रख रहे हैं कि n नॉट इक्वल टू -1, n नॉट इक्वल टू -1, ये कंडीशन है। मतलब n का तुम्हें जो वैल्यू लेना है, 1 2 -2 -5 -1000 +1000 1000.5, जो लेना है n का वैल्यू वो लो, सिर्फ क्या नहीं लेना, n इक्वल टू -1। बाकी सभी के लिए ये फार्मूला वैलिड है। तो मेरा फाइनली ये फार्मूला बना। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, अब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मैंने पहले सिखा दिया तुम्हें, अब मैं इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं। अब तुम अभी तो इंटीग्रेशन कर लोगे, डिफरेंशिएशन पहले कर लियो, लेकिन आगे कुछ दिन बाद तुम्हें कंफ्यूजन होगा। और कंफ्यूजन क्या होगा कि डिफरेंशिएशन वाला इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन वाला डिफरेंशिएशन। तो ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस रखना कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं कैसे डिफरेंशिएशन करते थे। जिसका डिफरेंशिएशन करते थे उसके पावर को लिखते थे, और फिर जिसको डिफरेंशिएशन करना है उसको लिखते थे, लेकिन पावर एक कम करके। डिफरेंशिएशन ऐसे करते थे, इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना चाहिए। कभी कंफ्यूजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटीग्रेशन करना है तो डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएशन करना है तो इंटीग्रेशन कर दिए। इसलिए दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है कि कैसे दोनों करते हैं।
अब मैं कुछ इसको आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन का जनरल फार्मूला मैंने लिखा था और फिर वहाँ पर मैंने n का डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंशिएशन दिखाया था, वैसे ही यहाँ n के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मैं तुम्हें इंटीग्रेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं n को 0 लेता हूँ, तो n को 0 ले लूँगा तो कैसा बन जाएगा इंटीग्रेशन, x0 इंटू डी एक्स, x का पावर 0 1 यानी कि बन जाएगा तुम्हारा dx। तुम्हें जो क्वेश्चन कभी दिया रहेगा तो वो ऐसे नहीं देगा, ऐसे देगा। तो देखो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ है। तो अगर मान लो तुम्हें इसका इंटीग्रेशन पूछ ले तो तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x का रेज़ टू पावर 1 x अपॉन 1 यानी x बच जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x, वैसे ही dy का इंटीग्रेशन y, dz का इंटीग्रेशन z। अब आगे से ये डायरेक्ट करना अपने को, dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, dz का इंटीग्रेशन z। कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट ये लिखना है। कैसे आया, तरीका सिखाया हुआ है। इसका इंटीग्रेशन पूछे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर आओ, फॉर्मूला पुट करो, आंसर। n का वैल्यू 1 यानी x dx का इंटीग्रेशन। x dx का इंटीग्रेशन कैसे, फॉर्मूला पुट करो, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। n का वैल्यू 2, पावर में एक जोड़ेंगे और वही पावर नीचे लिखेंगे, x³/3। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। अब आ जाओ, पावर अगर निगेटिव हो तो क्या होगा, मान लो ऐसे रहे, तो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे नहीं देगा। हालांकि मैं यहां रखूंगा तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें ऐसे नहीं देगा इंटीग्रेट करने के लिए, ऐसे देगा dx अपॉन x²। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन तुम्हें इसी फॉर्मेट में देगा कि इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो। तो कैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो है ही नहीं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। देखो, अगर ये ऐसे दिया हुआ रहे तो तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। हालांकि मैंने पहले ही ये लिख दिया है क्योंकि मैं फार्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब यहाँ से मैं यहाँ से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, -2 + 1 और -2 + 1। ये कितना हो जाएगा, x⁻⁻1 और ये -1। जनरली पावर माइनस निगेटिव में नहीं लिखते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x। x⁻1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ, और माइनस पहले से था, -1/x। तो पावर प्लस हो या माइनस हो, किसी का इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे। आपको डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया था क्या, 2x²। वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो कांस्टेंट,
वेरिएबल के साथ जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो अब डिफ्रेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, यही सिखाया हूं। इंटीग्रेशन में भी वैसे ही करते हैं, अगर जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके साथ कुछ कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को तुम बाहर कॉमन कर लो। जैसे मैं दे रहा हूं 1/3x⁴ dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट क्या है अपना, कुछ लोग क्या करते हैं कांस्टेंट 3 लिख लेते हैं, 3 तो कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट 1/3 है, तो मैं कांस्टेंट को 1/3 बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं। अब यहां से बहुत आसानी से लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻⁻⁴, जिसको इंटीग्रेशन करना था वो लिखा, पावर में 1 जोड़ा, वही पावर नीचे लिखा। ये कितना हो गया, x⁻³ अपॉन यहाँ से -3 और यहाँ से 3, तो -9, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। तो कितना हो जाएगा अपना, इसको अरेंज करेंगे 1/9x³। तो इस तरह से मैंने कांस्टेंट अगर कोई मल्टीप्लायर है तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी सिखा दिया। अब जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने क्या सिखाया था, 2x² + 3x + 1 को डिफरेंशिएट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि 2x² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, प्लस 3x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सभी डिफरेंशिएशन को अलग अलग बना लेता था, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, सबको अलग अलग कर लो। साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ, निगेटिव साइन रहेगा तो निगेटिव साइन के साथ। इंटीग्रेशन में भी वही करते हैं, अगर 2-3 क्वांटिटी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ सेपरेटेड है तो उसका इंटीग्रेशन सबको अलग अलग करते हैं। कैसे, मैं एक इक्वेशन देता हूं, मान लो ऐसे दे दे 2x² + 3x + 1 का इंटीग्रेशन करना है मुझे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x पर डिपेंड कर रहा है y, इसी को y बोल सकते हैं। तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है। मैं इस तरह से i लिख देता हूं। तब यहां से क्या लिखूंगा, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, सभी को मैं अलग अलग कर रहा हूं। 2x² dx + 3x dx + 1 × dx, माइनस साइन के साथ होता तो माइनस साइन के साथ कर देता मैं। अगला स्टेप में, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं स्टेप टू स्टेप एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तुम्हें। अगला स्टेप में सबका मैं कांस्टेंट बाहर कर लेता हूं। इसका इंटीग्रेशन पावर 1 जोड़ेंगे, डायरेक्ट इसका बोला करो, पावर 1 जोड़ेंगे तो कितना, x³ प्लस x dx का इंटीग्रेशन अभी सिखाया भी था, x² dx का इंटीग्रेशन x। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इतना कोई जरूरी नहीं कि तुम स्टेप बाय स्टेप करो, अगर तुम्हें आता है तो तुम डायरेक्ट लिखो इसको इंटीग्रेशन। देखो तो 2 कांस्टेंट है और x² का इंटीग्रेशन 2x, सॉरी x² का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, x² का इंटीग्रेशन x³ / 3,
प्लस 3 x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 1 dx, यानी कि dx का इंटीग्रेशन x। ये तुम डायरेक्ट लिखो, कोई जरूरी नहीं कि स्टेप बाय स्टेप ही करे, ये सिखाने के लिए था। क्लियर हो गया बात? अब मैं कुछ फॉर्मूला पर आता हूं। जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, वही मैं करने जा रहा हूं। तो मैंने क्या सिखाया था, इस तरफ मैं डिफरेंशिएशन लिखता हूं और इस तरफ उसका इंटीग्रेशन। याद करो, इसका डिफरेंशिएशन cos x था, इधर मैं इंटीग्रेशन लिखता हूं। तो cos x का इंटीग्रेशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। cos x का इंटीग्रेशन, तो ऐसे नहीं लिखना आपने को, cos x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसको लिखते हैं। अगर ऐसे लिख दिया मतलब गलत रिप्रेजेंटेशन है। तो cos x का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो वो कितना आएगा, sin x। अच्छा, तुम कुछ बुक में देखोगे तो ऐसे नहीं रहेगा, यहां पर कुछ कांस्टेंट लिखा रहेगा। कांस्टेंट क्यों लिखा रहता है, क्योंकि याद करो मैंने यहां लिमिट दिया था। जब लिमिट नहीं रहता तो उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ये सब नहीं बताया है, क्योंकि ये सब झूठ मूठ का कंफ्यूजन करने के लिए, तुम कंफ्यूज ना हो इससे, इसलिए मैं वो चीज़ों से बचा हूं। अपने को मेनली इंटीग्रेशन सीखना है, वो सब बातें अपने आप आगे क्लियर हो जाएगा। तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बुक्स वगैरह में देखोगे तो कांस्टेंट लिखा हुआ रहेगा। हाँ, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन sin x। वैसे ही cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, क्योंकि माइनस मैं इधर ले आऊंगा, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, माइनस sin x का इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो हम कह सकते हैं sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। log x का इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x। अब ध्यान दो, ये वही वाला है जिसमें पावर -1 बन रहा है, इसको ऊपर कर देंगे x को, तो x -1 dx। देख लो n का वैल्यू -1, जब n का वैल्यू -1 है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, इसका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है log x। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि log x का इंटीग्रेशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x। तो ये बातें ध्यान रखना तुम।
एक और करते हैं, याद करो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन। EX का डिफरेंशिएशन मैंने EX ही बोला था, वैसे ही EX का इंटीग्रेशन EX होता है। आज के क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।